हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज हम अपनी डार्क की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए अपनी फिफ्थ एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम 4 एल्गोरिथम्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हफमैन कोडिंग। हम सब जानते हैं कि जो हम कंप्यूटर से अपने डेटा सेंड करते हैं वो एज इट इज फॉर्म में नहीं सेंड हो रहा, वो बाइनरी कोड्स की फॉर्म में सेंड होता है। अब जब वो बाइनरी कोड्स की फॉर्म में सेंड होगा, यानी वो कुछ बिट्स का साइज होगा उसका, और वो उस फॉर्म में हमारे कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर तक जाएगा। तो जब भी हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं वो एक एनकोडेड फॉर्म में जाएगा, जनरली बाइनरी फॉर्मेट में। अगर हम ये एग्जाम्पल्स लें तो इसमें हमारे पास ABCD ही F6 करेक्टर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे पास कोई मैसेज है जिसमें A 45 टाइम्स आ रहा है, B 13 टाइम्स आ रहा है, C 12, D 16, E 9, F 5। ये जो सारे करेक्टर्स हैं ये इतने टाइम्स आ रहे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? थाउजेंड्स में। अब अगर हम अपनी कोडिंग की बात करें तो जनरली जो हमारा कंपाइलर होता है या फिर जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो एस्काई कोड को कंसिडर करता है। जैसे A का एस्काई कोड है 65। अगर हम उसे बाइनरी फॉर्मेट में लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह B का अगर एस्काई कोड लिखें वो है 66 और उसकी बाइनरी वैल्यू लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अगर हमें टोटल बिट्स, ये डेटा हमें कहीं सेंड करना है और हमें टोटल बिट्स निकालनी है कि कितना बिट्स का डेटा सेंड होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? अब 45 इंटू 8, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो A है उसका स्काई कोड है 65 और उसका बाइनरी कोड कितने का है? 8 बिट्स। अगर एक A के लिए हमें 8 बिट्स का डेटा सेंड करना पड़ा है तो 45 अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो हमें पास कितना बिट्स का डेटा सेंड होगा? 45 इंटू 8। इसी तरह B के लिए होगा 13 इंटू 8, फिर C के लिए, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? थाउजेंड्स में। तो 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास 8 लाख बिट्स का डेटा होगा, यानी हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अगर डेटा एस्काई कोड में यानी बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है तो 8 लाख बिट्स का डेटा होगा। अब ये बिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई ऐसा तरीका तो होगा कि हम इन बिट्स को कम कर सके ताकि साइज कम हो जाए। साइज कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा। तो उसी के लिए हफमैन कोडिंग है। तो Huffman coding is used to express the data from 20 to 90% depending upon the type of characteristics and of data that is being compressed. Huffman कोडिंग क्या करता है कि जो हमारी बिट्स हैं उनको कंप्रेस कर देता है, जिससे हमारे डेटा का साइज कम हो जाए और वो जल्दी से जल्दी दूसरे कंप्यूटर तक जा सके। Here data is considered to be a sequence of character and represented in the form of table describing its frequency and total occurrence of particular character in file. यहाँ पे डेटा इज कंसिडर्ड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारे पास 45 टाइम्स आया है। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले A ही 45 टाइम्स होगा उसके बाद B आएगा, A B, कुछ भी इसका पैटर्न हो सकता है A B हो, फिर C हो, फिर A हो। लेकिन इसके जो पूरे मैसेज में जितने बार A आए हैं हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो जितने टाइम्स जितने कैरेक्टर्स आए हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कंसिडर कर रहे हैं। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं कंप्रेस करने के। सबसे पहले आता है फिक्स्ड लेंथ कोड। फिक्स्ड लेंथ कोड में क्या करेंगे, जितनी हमें फ्रीक्वेंसी दी है कैरेक्टर्स की उनको एक लाइन में कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐसे लिख लेंगे। फिर दो जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास उनको कंबाइन करते जाएंगे। जैसे अगर मैं 45 और 13 को कंबाइन करूं तो मेरे पास आएगा 58। इसको कंबाइन करूं 28, 14। अब इसको कंबाइन किया, फिर इसको कंबाइन करेंगे। जो पहले के 2 हैं हम उन्हें कंबाइन करते जाना है। और ये 14 ऐसे था तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल हमारे पास 100 आ गया। अब इसका एक रूल होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड का डेटा है उसे हम लेते हैं 0 और राइट साइड का जो डेटा होता है उस पर लेते हैं 1। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पर नोड है उसको लेंगे 0, राइट साइड पर जो नोड है उसको लेंगे 1। 0 1 0 1, यहाँ पे एक ही थी तो 1 और 0 1। राइट साइड वाले को 1 लेना है और लेफ्ट साइड वाले को 0 लेना है। ये हमारे पास रूल होता है। अगर अब हम FLC से बिट्स को देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो 3 बिट्स का बना है। कैसे? देखिए, जैसे A पे हमें पहुंचना है, टोटल हमारे पास 100 आया था। अगर अब हमें 100 से A तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? 0 0 0। B तक पहुंचना है 0 0 1।
सी तक पहुंचना है 0 1 0, डी तक पहुंचना है 0 1 1, ई तक पहुंचना है 1 1 0 और एफ तक पहुंचना है 1 1 1। जहां हमारा पहले वाले में डेटा 8 बिट्स का बन रहा था, अब वहीं पे हमारा डेटा रिड्यूस होकर 3 बिट्स का हो गया। तो यानी कि पक्की बात है कि साइज भी कम होगा, साइज कम होगा तो टाइम कम लगेगा सेंड होने। तो अगर हम देखें इसी कैलकुलेशन को तो ए हमारा 45 टाइम्स आ रहा था, तो 45 इंटू 3, क्योंकि पीछे हमने देखा हमारा डेटा 3 बिट्स में हो गया था। फिर बी 13 टाइम्स आता तो 13 इंटू 3। इसी तरह सी डी ई एफ को सबको जोड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी इसकी 1000 में थी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख बिट्स। पिछले में जब हम स्काई कोड में सेंड कर रहे थे तो हमारे पास 8 लाख बिट्स आ रही थी और अब 3 लाख बिट्स, यानी पूरी की पूरी 5 लाख बिट्स कम हुई हैं। यानी अब आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी डेटा सेंड हो जाएगा पहले के रिलेटेड। इसमें दूसरा मेथड आता है, वो आता है वेरिएबल लेंथ कोड। वेरिएबल लेंथ कोड में क्या होता है, Huffman coding gives the concept of VLC in which characters are represented depending on frequencies. That is, frequency is inversely proportional to prefix code, where prefix code represent encoding of character. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कंबाइन करते हैं, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी हम उसको पहले लिखते जाएंगे। मतलब हम फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद उसे कंबाइन करेंगे। अब आइए इसके स्टेप्स को देखते हैं। अरेंज ऑल द करेक्टर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सारे करेक्टर्स जो हमें दिए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट 2 नोड्स एंड रीअरेंज ऑल द करेक्टर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वेयर लीफ नोड विल बी कंप्रेस्ड इन रूट नोड। अब इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, मतलब आपको ये स्टेप्स क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएंगे। तो हमने अपना प्रीवियस एग्जाम्पल ही लिया जिसमें ए की फ्रीक्वेंसी थी 45, बी की 13, सी की 12, डी की 16, ई की 9 और एफ की 5। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें जो फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से करेक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, एफ की, तो हमने एफ को पहले ले लिया। उसके बाद थी ई की, तो हमने ई को ले लिया। फिर सी की, बी की, डी की, ए की, तो हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हम अपने सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा था कि पहले की 2 नोट्स को कंबाइन कर दो। पहले की 2 नोट्स कौन सी हमारी, एफ और ए, इनको कंबाइन करके इनका टोटल कर लो। इनका टोटल क्या आएगा, 40। अब इनको कंबाइन करने के बाद वापस से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। फिक्स्ड लेंथ कोड में हम क्या करते थे, सबका मतलब जो पहले हमें 2 मिलती जाती थी उनका टोटल करते जाते थे, लेकिन इस केस में हम सिर्फ शुरू की 2 नोट्स का ही टोटल करेंगे और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। स्टेप 2 में आते हैं तो फिर से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब एफ और ई को हम कंबाइंड फॉर्म में लेंगे जो कि इसका टोटल आया है। एफ और ई को हम डिफरेंट में नहीं लेंगे, अब हम जो कि इनका टोटल हो चुका है तो हम इसको 14 ही लेंगे, इन दोनों को अलग नहीं लेंगे। तो अब इनमें सबसे छोटा कौन है, 14, 12, 13, 16, 45 में सबसे छोटा कौन है, 12 ले लिया, फिर 13, फिर 14, और 14 हमारा किस से बना है, 5 और 9 से, यानी एफ और ई से। और जैसा कि मैंने आपको पहले रूल बताया था कि लेफ्ट साइड पे हम 0 लेंगे, राइट साइड पे 1 लेंगे, तो यहाँ पे 0 1, फिर 16, फिर 45। अब फिर से वही पहले की 2 नोट्स को कंबाइन करना है। पहले की 2 नोट्स हमारी कौन सी है, सी और बी, इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अब फिर से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब 25, 14, 16 और 45 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था, एफ और ई के कॉम्बिनेशन को ही लिया था, इसी तरह हम सी और बी के कॉम्बिनेशन को लेंगे। तो थर्ड स्टेप में सबसे पहले 14 आएगा क्योंकि सब में से सबसे छोटा है 14, फिर 16 आएगा, फिर 25 आएगा और फिर 45 आएगा। अब पहले की 2 नोट्स को कंबाइन करना है, फिर हम इसे कंबाइन कर देंगे 30। अब हमें 30, 25 और 45 में से कंपेयर करना है और फिर से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना है। तो मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में कैरेक्टर्स को अरेंज करना है, फिर फर्स्ट 2 नोट्स को कंबाइन करना है, सिर्फ फर्स्ट 2 नोट्स को कंबाइन करना है, बाकियों को छोड़ देना है। अब जो हमारे पास टोटल आया उसको लेके और बाकी की जो नोट्स बची हैं उनको लेके वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और देन फिर अगेन जो पहले की 2 नोट्स हैं उनको कंबाइन करना है। लेफ्ट पे 0, राइट पे 1, लेफ्ट पे 0 आएगा, राइट पे 1 आएगा, फिर से इस पे लेफ्ट पे 0, राइट पे 1। तो हमने इसे फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 25, 30, 45। अब फिर से पहले की 2 नोट्स को कंबाइन कर देंगे, फिर से कंबाइन कर दिया 0 और 1।
अब 55 और 45 है, इन दोनों को फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 45 पहले आएगा, 55 बाद में आएगा। अब यही दो नोट्स बची हैं तो इनको कंबाइन कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 100। 0 1, सब पे लेफ्ट पे 0, राइट पे 1। अब हम देखें तो हमारे पास अब वेरिएबल बिट्स आ रही हैं। पिछले दो केसेस में हमारे पास सबके लिए इक्वल बिट्स आ रही थी। जब हम स्काई कोड में ले रहे थे तो सबके लिए 8 बिट्स आ रही थी, और जब हमने फिक्स लेंथ कोड लिया था तो सबके लिए 3 बिट्स से आ रही थी। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ए के लिए सिर्फ 1 बिट है, बी सी और डी के लिए 3 बिट्स हैं, ई और एफ के लिए 4 बिट्स हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल लेंथ कोड। सबकी लेंथ वेरिएबल हो गई ना, मतलब ए के लिए हमें 1 ही बिट चाहिए, बी सी डी के लिए 3 बिट चाहिए, एफ ई के लिए 4 बिट्स चाहिए, तो इसलिए इसका नाम रखा है वेरिएबल लेंथ कोड। अब आइए देखते हैं कि अगर हमने इस तरीके से अपने डेटा को सेंड किया तो मतलब कितनी बिट्स हमें लगेंगी। तो 45 इंटू 1 क्योंकि एक ही बिट लग रही है, 13 इंटू 3 मतलब बी के लिए, 12 इंटू 3 सी के लिए, 16 इंटू 3 डी के लिए, 9 इंटू 4 ई के लिए, 5 इंटू 4 एफ के लिए, और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी किस में थी 1000 में। तो हमारे पास टोटल 22400 बिट्स। पिछले केस में फिक्स लेंथ कोड में हमारे पास 3 लाख बिट्स आ रही थी, और इस केस में 22400 बिट्स आ रही हैं। डिफरेंस आपको कम लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जरा सा भी अगर साइज कम हो तो डेटा जो सेंड होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन निकालें तो FLC माइनस VLC अपॉन FLC इंटू 100, तो 58.5% हमारा डेटा कंप्रेस हुआ है। आप देखो कि 60%, अराउंड 60% हमारा डेटा कंप्रेस हुआ है, तो कितना फर्क पड़ेगा सेंड होने में। तो इसी पर्पज से हम फिक्स लेंथ कोडिंग यूज करते हैं। अब ये हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम का पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने ग्रीडी एल्गोरिथम के इंट्रो में डिस्कस किया था कि ग्रीडी में हम डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन को कंसिडर करते हैं, और जो उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है हम उस प्रॉब्लम के लिए उस सोल्यूशन को ऑप्टिमल सोल्यूशन मान लेते हैं। तो इस केस में वेरिएबल लेंथ कोड से हमारी सबसे कम बिट्स आई हैं, तो वेरिएबल लेंथ कोड इस प्रॉब्लम के लिए हमारे लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में VLC ही ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, तो हमारी जो एल्गोरिथम है हफमैन कोडिंग की वो हम VLC के ही हिसाब से करेंगे। तो आइए इसके एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में हम सी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें गिवन है, जैसे हमें पिछले में ABCDEF दिए थे, तो सी में हमारे पास वो सारे कैरेक्टर्स होंगे। एन में हम डाल देंगे सी, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड डालें ना, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। Q इक्वल टू सी, क्यू हमारा एक क्यू है जिसमें सारे कैरेक्टर्स, मतलब एक तरीके का आप सेट मान लीजिए जिसमें ABCDEF पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से डले हुए हैं। तो फॉर I इज इक्वल टू n-1, जितने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उसी के हिसाब से हम लूप चलाएंगे। एलोकेट अ न्यू नोड Z, एक न्यू नोड एलोकेट करनी है Z। लेफ्ट ऑफ Z इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट मिनिमम Q। एक्सट्रैक्ट मिन Q का मतलब क्या है कि Q में जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही तो अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे कम जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसे ले लो और उसे X में डाल दो। उसके बाद मतलब जो पहले X में सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट आ गया, अब उसके बाद जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसे Y में डाल दो। जैसे पिछले केस में हमारे पास F और E में सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी, तो X में आ जाएगा F, Y में आ जाएगा E। और जो हमारे पास न्यू नोड Z एलोकेट हुई है उसमें क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ X प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ Y। जैसे पिछले केस में हमारे पास F5 था, E9 था, तो ये जो हमारे पास Z नोड आई थी इसमें इसका टोटल आ जाएगा, डेट इज 14। तो ये हमारे पास न्यू नोड एलोकेट थी Z, जिसमें इन दोनों का टोटल आ गया। और Q में इस Z को डाल दो, क्यों, क्योंकि हम आगे इसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारा एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक हमारे पास फाइनल टोटल नहीं आ जाता। और लास्ट में रिटर्न एक्सट्रैक्ट मिनिमम Q, मतलब जो भी हमारे पास लास्ट में वैल्यू बची होगी, मतलब एक्सट्रैक्ट मिनिमम Q मतलब लास्ट में Q में जो भी बचा होगा, जो मतलब एक ही चीज मिनिमम वैल्यू ही होगी, तो वो हमें रिटर्न करवा दो। तो ये हमारे पास पूरी हफमैन कोडिंग थी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है n log n, मतलब इसे चलने में हमारे पास n log n का टाइम लगेगा। तो ये थी हमारी हफमैन कोडिंग। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हफमैन कोडिंग डेटा को कंप्रेस करने के लिए होता है। हमारा जो डेटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने में बाइनरी कोड्स में जाता है, मतलब कुछ बिट्स की फॉर्म में जाता है। अब उन बिट्स का साइज कम हो और वो जल्दी पहुंच जाए, इसलिए हम हफमैन कोडिंग को अप्लाई करते हैं। हफमैन कोडिंग में एक फिक्स लेंथ कोड आता है, एक वेरिएबल लेंथ कोड आता है। तो वेरिएबल लेंथ कोड ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए हमने जो अपनी एल्गोरिथम है वो भी इसके हिसाब से डिस्कस की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। एंड आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।